हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को, वेलकम बैक सभी का। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैम जो है एक सिस्टम हमारा बचा हुआ है, तो हम उसी सिस्टम की बात कर रहे हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि आखिर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है क्यों आवश्यक होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर या फिर किसी अन्य जीव के अंदर। ठीक है, तो हमने बेसिक बातें की थी और अब हम जो है एक एक तंत्र के बारे में बात करेंगे बच्चों। और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम बात करेंगे नर जनन तंत्र। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी बच्चों, हमारी हेडिंग हो जाएगी नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ये बताया था कि ह्यूमन के अंदर कौन सा जनन पाया जाता है। ह्यूमन के अंदर पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर पाया जाता है। लैंगिक जनन यहाँ पर पाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर दो जो है लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर एक होता है नर और एक होता है मादा। नर के अंदर किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और यदि हम मादा की बात करते हैं तो मादा में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का होता है। और शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं और उसके बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है और पूरे जीव का विकास जो है वो इस तरीके से होता है। अब हम पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र, यानी कि शुक्राणु निर्माण की प्रोसेस में कौन कौन से भाग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम नर जनन तंत्र को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं प्राथमिक जनन अंग, दूसरे होते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग से मतलब ये है बच्चों कि जो शुक्राणु का निर्माण करेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएगा। और जो उन शुक्राणु को जो है मार्ग तक आगे पहुंचाने का काम करेगा बच्चों, वो किस में आएगा? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आ जाएगा। ठीक बात है। तो देखिए, हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला हो जाएगा प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और दूसरे हमारे हो जाएंगे बच्चों, दूसरे हो जाएंगे हमारे द्वितीयक जनन अंग। दूसरे हो जाएंगे द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग। इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएंगे। ठीक बात है बच्चों। अब हम देख लेते हैं कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, और फिर मैं आपको डायग्राम बताऊंगी, उससे आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएगी। ओके बच्चों, तो यस, हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से जो ऑर्गन है वो हमारे जो है प्राइमरी के अंदर है। तो प्राइमरी के अंदर एक ही आएगा बच्चों, प्राइमरी के अंदर सिर्फ एक ही आएगा और वो है वृषण। क्या है बच्चों? वृषण। वो हो जाएगा वृषण। इसको हम बोलते हैं टेस्टिस। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्टिस बोलते हैं। और यदि हम द्वितीयक जनन अंग में बात करते हैं बच्चों, तो द्वितीयक जनन अंग की यदि हम बात करते हैं तो उसमें आता है वृषण कोश। उसमें आता है बच्चों वृषण कोश। इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। और दूसरा होता है बच्चों शुक्रवाहिनी। दूसरी होती है शुक्रवाहिनी। इसको हम बोलते हैं वॉस डिफरेंस। इसके अलावा बच्चों होता है शुक्राशय। जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल।
इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं बच्चों तो शुक्राशय के अलावा होता है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि बोल सकते हैं हम इसको। इसके अलावा बच्चों होता है, यहीं पर मैं आगे मेंशन कर रही हूँ, इसके अलावा होता है बच्चों यूरिथ्रा भी हम कह सकते हैं उसको, या फिर हम उसको जो है मूत्र मार्ग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा। और उसके बाद में बच्चों आता है शिश्न, उसके बाद में आता है शिश्न। इसको हम बोलते हैं बच्चों पेनिस, इसको हम क्या बोलते हैं? पेनिस। तो आई थिंक जो मोटे तौर पर कौन कौन से भाग पार्टिसिपेट करते हैं, और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं और सेकेंडरी कौन से हैं, तो आई थिंक आप जो है सॉल्व कर सकते हो। क्लियर बच्चों? अब हम जो है डायग्राम देखते हैं बच्चों यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है आपकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यदि हम बात करते हैं बच्चों तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें बच्चों तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? एक नर जनन तंत्र का जो है रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आता है? यहाँ पर आता है टेस्टिस, क्या आता है? वृषण आता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये देखो आपको वृषण जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये है हमारा टेस्टिस। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो टेस्टिस है इसमें बहुत सारी क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं। यहाँ पर क्या होती है? बहुत सारी शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। और ये शुक्र जनन नलिकाएं जो है ये क्या करती हैं? शुक्राणु का निर्माण करती हैं। क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण करती हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर ये शुक्राणु का निर्माण करती हैं। उसके बाद में ये जो टेस्टिस जहाँ पर स्थित है, जिस भाग में ये स्थित है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस भाग को हम बोलते हैं स्क्रोटम। इसको हम क्या बोलते हैं? ये टेस्टिस हो गया, यानी कि वृषण है। ये वृषण जो है ये किस में स्थित है बच्चों? वृषण कोश में स्थित है। इस वृषण कोश में स्थित है, वृषण कोश में ये स्थित है। क्लियर बच्चों? अब देखो यदि हम बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पर जो है ये जो है जो पूरी जो यहाँ पर जो बहुत सारी नलिकाएं हैं, नलिकाएं जहाँ पर बाहर निकल रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। इसको हम बोलते हैं बच्चों अधिवृषण। इसको हम क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर वृषण के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है बच्चों, ये क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है। और ये जो वृषण है ये वृषण कोश के अंदर, नर के अंदर, उसकी उदर गुहा से बाहर की तरफ रहता है। उदर गुहा से बाहर की तरफ इसलिए रहता है बच्चों क्योंकि यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है? यहाँ पर निर्माण हो रहा है मेल गैमेट का, जिसको हम बोल रहे हैं शुक्राणु। जिसको हम क्या बोल रहे हैं? शुक्राणु। और शुक्राणु के निर्माण के लिए तापमान जो है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम तापमान पर किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसीलिए जो वृषण है वो वृषण कोश के अंदर जो है, स्क्रोटम के अंदर, ये वृषण गुहा से बाहर होता है और ये तापमान नियंत्रण के तौर पर काम करता है। जैसे हम बात करते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके बाहर का तापमान जो है वो बच्चों इससे लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है, जो कि शुक्राणु के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। तो बात समझ में आ गई कि भाई ये वृषण जो है, ये वृषण कोश के अंदर जो है हमारी मेन बॉडी से, या हम कहें कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा से बाहर की तरफ क्यों स्थित होता है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, ये इससे बाहर की तरफ स्थित है। क्लियर बच्चों? यहाँ पर अब शुक्राणु का निर्माण भी हो गया। तो वृषण का काम एक तो क्या हो गया? शुक्राणु का निर्माण करना। दूसरा है कि यहाँ पर ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करता है। मैंने आपको जब पढ़ाया था एंडोक्राइन ग्लैंड, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि वृषण जो है वो ग्रंथि नहीं है, लेकिन फिर भी किसका प्रोडक्शन करती है? फिर भी ये हार्मोन का प्रोडक्शन करती है बच्चों। क्लियर? तो यहाँ पर ये हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पर ये हार्मोन जो रिलीज करती है उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन उस हार्मोन का नाम है। क्लियर हो गई सारी की सारी चीजें? अब देखिए यहाँ से हार्मोन जो है ये बनने के बाद इस नलिका के माध्यम से जो है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस नलिका के माध्यम से ये यहाँ पर ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? हमारा सेमिनल वेसिकल है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? शुक्राशय बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? शुक्राशय बोलते हैं।
शुक्राशय बोलते हैं। तो ये जो है शुक्राणु को कहाँ लेके आ जाते हैं, शुक्राशय के अंदर लेके आ जाते हैं। और ये जो शुक्राशय है ये खुद भी एक द्रव पदार्थ को रिलीज करती है जो कि सीमन का निर्माण करता है, वीर्य का निर्माण करता है, जो शुक्राणु को गतिशील बनाए रखने के लिए पदार्थ को क्या करता है, स्रावित करता है। इसके बाद में ये दोनों जो है कॉमन डक्ट के अंदर खुल जाता है। इस कॉमन डक्ट को बच्चों हम बोलते हैं, यहाँ पर इस कॉमन डक्ट को हम बोलते हैं, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं इजेक्यूलेटरी डक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इजेक्यूलेटरी डक्ट हम इसको बोलते हैं। स्क्लन नलिका हम इसको बोलते हैं बच्चों। और ये जो नलिका आपको दिखाई दे रही है जो कि शुक्राणु को मार्ग प्रदान करने का काम कर रही है बच्चों, इसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। तो ये नलिका जो आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी, इसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी इसको हम बोलते हैं बच्चों वास डिफरेंसेस। क्या बोलते हैं इसको, हम वास डिफरेंसेस बोलते हैं। वास डिफरेंस बोलते हैं इसको। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखिए नर के अंदर जो मूत्र मार्ग होता है और जो शुक्राणु का मार्ग होता है, यानी कि मूत्र का मार्ग और शुक्राणु को गति प्रदान करने वाला जो मार्ग होता है वो एक ही कॉमन मार्ग होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो शुक्रवाहिनी जो ये नलिका है ये सेमिनल वेसिकल की नलिका से मिली। इसको हमने क्या बोला, एजेक्यूलेटरी डक्ट बोला। बच्चों यहाँ पर ये क्या है, यूरिथ्रा है। ये क्या है, मूत्राशय है। यहाँ से एक नलिका निकल रही है, इसके साथ में ये जुड़ रही है और इसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनिटल ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, यूरिनोजेनिटल पोर हम इसको बोलते हैं। और यहाँ पर ये ग्रंथि आपको दिखाई दे रही होगी बच्चों, इस ग्रंथि को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है बच्चों, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये भी क्या करती है, शुक्राणु को एनर्जी प्रदान करने के लिए एक द्रव पदार्थ का सिक्रेशन करती है। इस तरीके से जो शुक्राशय से पदार्थ निकलता है वो भी यहाँ जाता है और यहाँ से प्रोस्टेट से जो निकलता है वो भी यहाँ जाता है। इसके अलावा बच्चों मैं बता दूं यहाँ पर और भी जो है ग्रंथियाँ होती हैं जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। जिसको हम क्या बोलते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियाँ बोलते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियाँ बोलते हैं बच्चों। और यहाँ से जो है ये कॉमन नलिका के माध्यम से जो है बच्चों ये यहाँ पर इस मार्ग में आ जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। और ये पेनिस के थ्रू जो है बच्चों यहाँ पर जो है मूत्र मार्ग का काम भी करता है। मूत्र मार्ग का यानी कि यूरिन जो है वो भी यहीं से एक्सक्रीट किया जाता है, यहीं से एक्सक्रीट किया जाता है बच्चों। और यहाँ पर जो है शुक्राणु को रिलीज भी कहाँ से किया जाता है बच्चों, इसी मार्ग से शुक्राणु को जो है वो बाहर रिलीज किया जाता है। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं प्राथमिक जनन अंग वृषण जो है वो क्या काम करता है। फिर हम देखेंगे द्वितीयक जनन अंग और उनका मेन काम क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। इससे पहले ये डायग्राम आपको यदि क्लियर हो रहा होगा तो जो चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें आपकी आसानी से जो है वो क्लियर हो जाएगी बच्चों। ठीक बात है। फिर देखिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक जनन अंग। और प्राथमिक जनन अंग हमारा मुख्य रूप से कौन से हैं बच्चों, वृषण है। क्या है, टेस्टिस है। ठीक है। अब देखिए इसके दो काम हैं। एक तो ये क्या करता है, नर युग्मक मेल गैमेट का निर्माण करता है जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। तो पहला हम लिख देते हैं इसमें कि ये नर युग्मक मेल गैमेट शुक्राणु का निर्माण करता है, शुक्राणु का स्पर्म का निर्माण करता है, और शुक्राणु जो है ये क्या है बच्चों, ये एक अगुणित कोशिका है, ये सिंगल सेल है, ये हैप्लॉइड सेल है। ये क्या है, एक अगुणित है। तो ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो वो हैप्लॉइड है या फिर अगुणित है। तो बच्चों कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी शुक्राणु। ठीक है। तो पहला काम तो ये नर युग्मक का निर्माण कर रहा है बच्चों। दूसरा काम क्या करता है, तो दूसरा काम ये करता है बच्चों अंतःस्रावी की तरह। ये क्या करता है, अंतःस्रावी की तरह ये काम करता है।
और ये क्या बनाता है, ये बनाता है बच्चों, ये बनाता है नर हार्मोन। ये क्या बनाता है बच्चों, नर हार्मोन का निर्माण करता है, नर हार्मोन का निर्माण करता है, नर हार्मोन का निर्माण करता है। और उस हार्मोन का नाम आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो नर हार्मोन को दर्शाता है, मतलब नर हार्मोन जो है वो कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसका नाम है बच्चों टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और वो कौन सा है, वृषण है, टेस्टिस है, जो दो काम करता है। एक तो नर युग्मक या फिर नर लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण करता है, जो आगे चलकर क्या बनाता है, शुक्राणु बनाता है, स्पर्म बनाता है, जो कि क्या है, अगुणित संरचना है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। क्लियर बच्चों। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अंतःस्रावी, तो अंतःस्रावी की तरह जो है ये क्या काम करता है, तो बच्चों ये नर हार्मोन को रिलीज करता है। और उस नर हार्मोन का क्या नाम है बच्चों, तो उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर बच्चों, यस। तो अब हम देखते हैं द्वितीयक जनन अंग। तो सेकंड हमारा हो जाएगा, सेकंड हमारा हो जाएगा द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बच्चों। ठीक है। अब इसमें पहला मैंने बताया था, जैसे कि डायग्राम में आपको फिर से बता देती हूँ। डायग्राम में आपको जो है इस टेस्टिस के अलावा बच्चों जितने भी पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये शुक्राणु को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, पेनिस तक पहुँचाने के लिए इसको मार्ग प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो है द्वितीयक जनन अंग में पहला हमारा हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा वृषण कोश। कौन सा हो जाएगा बच्चों, वृषण कोश हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्रोटम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्रोटम बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये जो स्क्रोटम है बच्चों, ये उदर गुहा से बाहर स्थित रहता है। और ये क्या करता है, तापमान नियंत्रण का कार्य करता है। शरीर के तापमान से इसका तापमान जो है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि शुक्राणु निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। तो हम ये चीजें लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, उदर गुहा के बाहर स्थित, उदर गुहा के बाहर स्थित और यहाँ का तापमान, ये तापमान नियंत्रण की तरह काम करता है। तापमान नियंत्रण की तरह काम करता है। तापमान नियंत्रण का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ का तापमान जो है वो शरीर के तापमान की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो यहाँ का तापमान, यहाँ का तापमान शरीर के तापमान से तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, जो कि शुक्राणु निर्माण के लिए
अनुकूल होता है, शुक्राणु निर्माण के लिए क्या होता है, अनुकूल होता है। तो बात समझ में आ गई होगी कि ये वृषण कोश जो है ये उदर गुहा से बाहर क्यों स्थित होता है। क्लियर बच्चों। अब इसके आगे का पार्ट हमने देखा था शुक्रवाहिनी, जो कि शुक्राणु को क्या करती है, शुक्राणु को जो है वृषण से आगे का मार्ग प्रदान करती हैं और उसको शुक्राशय के साथ ले जाती हैं और शुक्राशय की वाहिनी से मिलकर क्या बनाती हैं, ये बनाती है स्केलर नलिका, जिसको हम बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा द्वितीयक जनन अंग के अंदर पहला हमने वृषण कोश पढ़ा और दूसरा है हमारा शुक्रवाहिनी। दूसरा कौन सा है बच्चों, हमारा शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी वास डिफरेंसेस, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसमें हम लिख सकते हैं कि ये शुक्राणु को मार्ग प्रदान करती हैं यह शुक्राणु को, यह स्पर्म को वृषण से टेस्टिस से उदर गुहा में स्थित, उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा में स्थित शुक्राशय तक ले जाती है, शुक्राशय तक, शुक्राशय सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल तक लेकर जाती है, तक लेकर जाती है। और आपको पता है कि शुक्राशय भी क्या करता, शुक्राशय जो है ना ये भी एक ग्रंथि है, शुक्राशय जो है ना ये ग्रंथि है। नर के अंदर 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं, एक है सेमिनल वेसाइकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी मैंने आपको बताई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या उसको हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्लियर बच्चों। तो इसमें हम लिख सकते हैं शुक्राशय द्वारा, शुक्राशय द्वारा, शुक्राशय द्वारा शुक्राशय द्वारा स्त्रवित पदार्थ वे वीर्य का निर्माण करते हैं, वीर्य जिसको हम सीमन बोलते हैं, जो कि शुक्राणु को क्या करते हैं, गतिशील रखते हैं, क्योंकि शुक्राणु को अभी आगे पहुंचना है, ये इनका जो है डेस्टिनेशन नहीं है फाइनल, इनको आगे और जाना है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर वीर्य का निर्माण करता है, वीर्य का निर्माण करता है, वीर्य का निर्माण करता है और शुक्रवाहिनी तथा शुक्रवाहिनी यानी कि वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी तथा शुक्राशय की नलिका तथा शुक्राशय की नलिका, शुक्राशय की नलिका शुक्राशय की नलिका संयुक्त रूप से क्या लिख रहे हो बेटा यहाँ पर, संयुक्त रूप से
संयुक्त रूप से स्खलन नलिका, स्खलन नलिका इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट इजैक्यूलेटरी डक्ट का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। तो शुक्राशय में अलग से आपको कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, हमने यहीं पर देख लिया कि हमारी जो वॉस डिफरेंस है, हमारी जो शुक्रवाहिनी है ये शुक्राशय में खुलती है और शुक्राशय के द्वारा भी एक पदार्थ का स्रावित किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं वीर्य, उसको हम क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। और दोनों जो है संयुक्त रूप से किसमें खुलती है बच्चों, ये संयुक्त रूप से खुलती है स्खलन नलिका के अंदर। तो मैं इसी के आगे ही बच्चों यहाँ पर आपकी हेडिंग लगा देती हूँ, तीसरा, अलग से नहीं बताऊंगी मैं, शुक्राशय, शुक्राशय की सारी बातें हमारी इसके अंदर आ गई। शुक्राशय, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। इसके बाद में हम देखते हैं आगे, जिसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग, उसको हम क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। तो चौथा हमारा हो जाएगा, चौथा हमारा हो जाएगा बच्चों मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा। अब देखिए मूत्राशय से क्या निकलती है, मूत्रवाहिनी निकलती है, मूत्राशय से क्या निकलती है, मूत्रवाहिनी निकलती है। और ये जो स्खलन नलिका है ये मूत्र नलिका के साथ मिलकर क्या बनाती है, ये एक संयुक्त नलिका बनाती है, जिसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्यूब। क्या बोलते हैं, जैसे बच्चों यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से यदि समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये नलिका आ रही है, यहाँ से ये कौन सी नलिका आ रही है, यहाँ से ये आ रही है इजैक्यूलेटरी डक्ट, और यहाँ से क्या आ रही है, मूत्राशय नलिका आ रही है, और ये कॉमन नलिका के अंदर खुल रही है। तो इसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जो कि आगे जो है वो मूत्र मार्ग के माध्यम से जो है शुक्राणु को बाहर रिलीज कर देती है। क्लियर बच्चों। तो देखिए यदि हम बात करते हैं मूत्र मार्ग, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसमें हम लिख सकते हैं मूत्र मार्ग, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा बोलते हैं। इसके बारे में हम लिख लेते हैं स्खलन नलिका, स्खलन नलिका यानी कि इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट तथा मूत्र नलिका, मूत्र नलिका इसको हम यूरेटर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं यूरेटर। संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से यूरिनोजेनाइटल डक्ट बनाती है, जो कि वीर्य को आगे पहुंचाने का, वीर्य को आगे पहुंचाने का
आगे पहुंचाने का कार्य करती हैं, आगे पहुंचाने का कार्य करती हैं, आगे पहुंचाने का कार्य करती हैं बच्चों। बात समझ में आ गई? तो अब जो है यहाँ पर लगातार जो है वीर्य जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे पहुंच रहा है और फाइनली सिस्म से होता हुआ एपर्चर के माध्यम से ये बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट और हमारी जो नर जनन तंत्र की लास्ट हेडिंग है बच्चों वो है सिस्म। क्या है सिस्म? सिस्म इसको हम पेनिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं पेनिस। और देखिए पेनिस की यदि हम बात करते हैं बच्चों तो आपकी एनसीईआरटी में ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं कि जो सिस्म है ये एक बेलनाकार अंग है। क्या है? बेलनाकार ऑर्गन्स हैं जो कि सामान्यतः ये क्या होता है इनएक्टिव होता है, यानी कि ये नॉर्मल अवस्था में रहता है। लेकिन ये कैसा होता है? ये होता है इरेक्टाइल। कैसा होता है? उत्तेजनशील होता है। और इसके अलावा ये कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, यानी कि मैथुन अंग की तरह ये काम करता है। और ये उत्तेजित अवस्था में आकर जो नर है, जो वीर्य है, उसको मादा जनन अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो देखिए यदि हम बात करते हैं तो यह एक बेलनाकार अंग है, यह एक बेलनाकार अंग है, सिलिंड्रिकल ऑर्गन है, बेलनाकार अंग है जो कि उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। बाहर स्थित होता है। और ये कैसा होता है? ये होता है उत्तेजनशील तथा ये मैथुन अंग की तरह काम करता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। तो यह उत्तेजनशील इरेक्टाइल तथा मैथुन अंग तथा मैथुनांग कॉपुलेटरी ऑर्गन मैथुनांग की तरह कार्य करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये उत्तेजनशील अवस्था में आएगा तो ये क्या करेगा? वीर्य जिसमें कि शुक्राणु प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, उसको कहाँ तक पहुंचाने का काम करेगा? ये मादा जनन अंग यानी कि मादा की योनि तक पहुंचाने का ये काम करेगा। क्लियर बच्चों? तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं उत्तेजनशील अवस्था में यह है, उत्तेजनशील अवस्था में यह उत्तेजनशील अवस्था में यह वीर्य को उत्तेजनशील अवस्था में यह वीर्य को यानी कि सीमन को शुक्राणु सहित
शुक्राणु सहित मादा जनन अंग, मादा जनन अंग, मादा जनन अंग मादा जनन अंग योनि तक, योनि तक, योनि तक पहुंचाने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा नर जनन तंत्र पहुंचाने का कार्य करता है। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने पढ़ा नर जनन तंत्र। हमने क्या पढ़ा? नर जनन तंत्र के सारे भाग देखे और किस प्रकार से जो है शुक्राणु का निर्माण हो रहा है और किस प्रकार से जो है बच्चों यहाँ पर जो शुक्राणु हैं वो एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँच रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो आज हम जो है केवल नर जनन तंत्र पढ़ेंगे। हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों मादा जनन तंत्र, हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आई होप कि चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।